नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। अगर आपको हमारे कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो आप इन 2 नंबर पे प्लीज कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन के कोर्सेज कब शुरू हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है और उससे आपको क्या क्या फायदा होगा। ऑलराइट, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे हमारे नंबर हैं, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप डाउनलोड करके @study4civilservices खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप से आपको बहुत फायदा होगा यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में। ओके, चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रीलिम्स के लिए आज एक देखिए छोटा सा आर्टिकल था, लोनार लेक पिंक हो गई है। ठीक है, पेज नंबर 5 पे था ये, उसकी आपको जरूरत नहीं है, पूरा मैंने यहाँ लिख दिया है। लोनार लेक देखिए महाराष्ट्र में, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 3 चीजें ये हो गई। सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को नमक से प्यार होता है, क्योंकि ये अल्कलाइन लेक है। ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं है, अल्कलाइन है। ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो हैलो आर्किया ये नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आ सकता है। और क्रेटर लेक है ये। ठीक है, क्रेटर लेक है मतलब एक बाहर का एस्टेरॉइड आके टकराया था, उससे ये बनी। नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है ये। तो आपको ये कुछ फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में ध्यान देने हैं। इसमें से एक भी आपको एलिमिनेट करने को या पहचानने को आ सकता है। ऑलराइट, ये देखिए मैंने फोटो निकाली है, ये देखिए गुलाबी हो गई है लेक पूरी तरह से। तो इस पे बात चल रही थी, अभी साइंटिस्ट काफी दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब जाके एक स्टडी में, जो मैंने आपको पीछे बताया, उस बैक्टीरिया के कारण ऐसा हो रहा है, ये देखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए देखिए आज जो पहला आर्टिकल था, ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। ठीक है, ये आर्टिकल इसके बारे में था कि हमारी जो बच्चे हायर एजुकेशन से पढ़ के निकलते हैं, जो यूथ निकलता है, क्या वो इस लायक होता है कि वो जॉब स्किल्स उसके पास हों, वो तुरंत एम्प्लॉय हो सके और तुरंत वो अपना काम शुरू कर सके और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी या एक प्रोग्रेसिव देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर सके। तो इसके ऊपर है ये, और जिसके ऊपर भी है, जो मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं होता है हायर एजुकेशन में, तभी आर्टिकल ऑब्वियसली आया है। ऑलराइट, पेज नंबर 7 पे है ये। GS2 में आप इसको रिलेट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर वेरियस सेक्टर्स एजुकेशन से, और GS3 में आप इसको रिलेट करेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेस की तरफ से इसको एनालाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये GS3 में ज्यादा आ सकता है। ऑलराइट, ह्यूमन रिसोर्स इंडिया अपनी कैसे और या कैसे नहीं यूज कर पा रहा। ठीक है, तो देखिए इसके एनालिसिस में देखिए कि जब भी कोई हायर एजुकेशन करके निकलता है तो उससे 3 तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, पहली चीज तो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आपके पास थ्योरेटिकल के अलावा एक प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको आप जगह जगह अप्लाई कर सकें अलग अलग सिचुएशंस में और अपनी लाइफ में उसको यूज कर सकें। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा कमी है वो है जॉब स्किल्स। इंडिया में जो स्किल वाला फंक्शन है उस पर बहुत कम फोकस होता है, थ्योरेटिकल चीजों पर बहुत ज्यादा हमेशा फोकस रहता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ऑलराइट, वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये तीनों चीजें ये आपके अंदर इंस्टिल हो रही हैं कि नहीं? जब भी आप हायर एजुकेशन करके निकल रहे हैं, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आपकी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, आपके आइडियल्स, ठीक है, प्रगतिशील समाज के मूल्य और आदर्श आपके अंदर आते हैं कि नहीं? ये तीनों चीजें अगर आ रही हैं तभी आपकी हायर एजुकेशन को सक्सेस माना जा सकता है। ये पैरामीटर्स हैं, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं अपने आंसर में। जो प्रॉब्लम है कि बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप के जो इस तरह की चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपके अंदर ला सकें। मेनली टॉप के IITs हो गए, IIMs हो गए, आर्ट्स में आपकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई, आपकी JNU हो गई, और इस तरह की वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस आपको इस तरह का देते हैं। बाकी में जो है ओवर एम्फेसिस होता है सिलेबस पे। सिलेबस पे जब एम्फेसिस ज्यादा है और प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम, इसके बेसिस पे आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी है, आप जब इंजीनियर्स देखिए जो भी निकलते हैं, जो मेन कंपनीज हैं आप देखिए, जैसे जो बड़ी बड़ी 4 IT की कंपनीज इंडिया में बोली जाती हैं, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, ठीक है, एक्सेंचर हो गई, ये 4 बिग 4 एक तरह से हैं इंडिया के लिए।
तो आप देखेंगे जब भी इनमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है, जो कि आईआईटीज या उनमें से नहीं होता है जनरली, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आप लोग ने नाम सुने होंगे, एसआरएम यूनिवर्सिटी, वीआईटी यूनिवर्सिटी और भी बथेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये ऑलमोस्ट 4 महीने का प्रोग्राम चलाते हैं, उसके बाद जिसमें वो स्किल प्रोवाइड करते हैं, तब जाके आप नौकरी करने लायक होते हो। मतलब आपने जो वहां पे 4 साल पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की, दैट इज ऑलमोस्ट नो यूज फॉर दीज कंपनीज। 1-2 हफ्ते का चलिए हर कंपनी कराती है एक इंस्टीट्यूशनल कोर्स, क्योंकि उसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी होती है कंपनी की और आपके जॉब के नेचर की। पर यहाँ पे ये कंपनियां पूरा पूरा कैंपस बना के पूरा पूरा एक इंस्टीट्यूट चला रही हैं कि आपको जो काम करना है वो आपको अभी आता ही नहीं है, वो पूरा सीखना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में दिक्कत है। मतलब ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके पास, ना ही आपके पास जॉब स्किल्स हैं। वो दोनों तो आपको प्लेसमेंट के बाद मिल रहा है, राइट। और भी इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, और भी फील्ड्स में, ठीक है। स्पेशली आप अगर देखें लॉयर्स को भी जो लॉ फर्म्स हायर करती हैं, उसके बाद उनको बेसिक स्किलिंग दी जाती है, महीनों उनको जो है बेसिक स्किल दी जाती है कि आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे आर्ग्यूमेंट्स फॉरवर्ड रखने हैं, क्योंकि वो चीज उतना वहां पे उनको नहीं सीख पाते वो लोग। ऑलराइट, और इसको आगे देखिए, जो लोगों से बात करके पता चला कि पीपल लर्न मोर ऑन द जॉब। सो अगर जॉब में ही जाके सब सीखना है तो इतना एम्फेसिस क्यों है कि सिलेबस पे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो एसेंशियल होते हैं उसी पे पूरा फोकस क्यों? इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स आर द फ्यूचर। ये देखिए लाइन रट लीजिए। इसीलिए आज चाइना जो है, जो बना है इकोनॉमिक जायंट, वो इसी बेसिस पे बना है, क्योंकि उन्होंने जो अपना एजुकेशन सिस्टम था, अगर आप चाइना के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनका पूरा ही पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप बेस्ड है और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। इनफैक्ट वहां पे तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि क्लास 8th के बाद ही बच्चों को, अगर किसी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग के एक सेक्टर में जाना है, तो उसको उसी की पूरी नॉलेज दी जाती है और उसकी पूरी उसको स्किलिंग कराई जाती है, ताकि वो उस चीज में, मान लो उसको पेन बनाना है, तो वो इतने पेन बनाए कि वो दुनिया भर में सबसे सस्ता बेच सकें और लोगों को, पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लें पेन के लिए एक। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स, यहाँ जब आप प्रैक्टिकल काम सीखेंगे तभी आप जाके अपनी कुछ उससे आगे कर पाएंगे। जब आप आगे कर पाएंगे तो आप देश की तरक्की में काम आएंगे। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू अ लायबिलिटी। ठीक है, इससे आप रिलेट करिएगा। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का इंडिया में बहुत जोर है कि हमारे पास इतने करोड़ युवा हैं जो अगले 20 साल तक युवा रहने वाले हैं और बहुत आगे देश को ले जाएंगे, लेकिन अगर देश के अंदर के हालात इस लायक नहीं होंगे तो कैसे ले जाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी, देखिए फर्क होता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो आपका यूथ है, जिसको हम लोग अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं। ठीक है, कि आपके पास मान लीजिए 50 करोड़ यूथ हैं, लेकिन उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड नेसेसरी स्किल की जरूरत है वो अभी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। ठीक है, जब तक कैपिटल में फंक्शनैलिटी नहीं आती, वो फंक्शनल नहीं बनता, तब तक वो रिसोर्स नहीं बनता है। ठीक है, जैसे आप समुंदर के नीचे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आप लोग ने प्रीलिम्स में देखा है, बहुत सारे पड़े हैं जमीन के नीचे, तो वो सिर्फ एक कैपिटल है, उसको अभी रिसोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको लाके एक्सट्रैक्ट करना जमीन की उतनी डेप्थ से, फिर उसको यूज करना ताकि वो प्रॉफिट कर सके एक देश को, वो टेक्नोलॉजी अभी इंसान के पास नहीं है। जब वो आ जाएगी तब वो रिसोर्स कहलाएगा, अभी वो सिर्फ एक नेचुरल कैपिटल है, इट इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। वही सेम चीज आप ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स पे अप्लाई करिए। ठीक है, कि अगर ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना पाए कोई भी देश, ठीक है, स्पेशली अगर इंडिया यहाँ पे अपने कैपिटल को रिसोर्स में नहीं बना पाया, तब वो एक लायबिलिटी बन जाएंगे। ठीक है, तब फिर आपको जो आप प्रॉब्लम सुलझाना चाह रहे थे उससे ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक्ट नाउ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुरंत इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। फॉरेन स्किलिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स की जरूरत है, पूरा सिलेबस बदलने की जरूरत है, रिहॉल करने की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। ठीक है, नए तरह से पढ़ाने की जरूरत है, और उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, सेव टाइम, इससे आपका टाइम भी बचेगा। देखिए बच्चे भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पूरा दिन भर क्लासेस करते हैं, एंड दे कम बैक एंड दे गेट नो प्रैक्टिकल नॉलेज। उनको इतनी कुछ नहीं होती कि हम कैसे इसको यूज करें, और उद्योग में अगर वो जाएंगे तो मैं कैसे काम करूंगा, उस लायक वो नहीं हो पाता अभी कॉलेज की सिर्फ पढ़ाई करके। तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं कॉलेजेस को सिर्फ यही काम कराने के लिए, सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। ब्राइटर इंडिया,
ठीक है, उज्जवल भारत प्राप्त अगर करना है तो ये करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये जो मैंने आपको समझाया है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स वाला फर्क, ये आप जरूर अपने आंसर में कहीं भी यूज करके लिखने की कोशिश करिएगा, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, आंसर राइटिंग में देखिए, प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर नीडेड फॉर इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। अब देखिए, लोगों को लगता है कि सुपर पावर हम आर्मी बढ़ाने से या नए जहाज खरीदने से, एरोप्लेन खरीदने से, ठीक है, या किसी देश से लड़ के या वॉर जीत के हम लोग ग्लोबल सुपर पावर बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। ग्लोबल सुपर पावर बनते हैं जब आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इस लायक हो जाती है कि आपके देश को वो अंदर से ड्राइव करके बड़ा बना सके इकोनॉमिकली। सुपर पावर का अब जो अर्थ रह गया है वो इकोनॉमिक हो गया है। यूएस सुपर पावर है, सबको पता है, लेकिन क्यों परेशान है? क्योंकि इकोनॉमिकली उनको दिख रहा है कि चाइना 10 साल में उनसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो जो इकोनॉमिकली आगे निकलता है उससे सब लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तभी फिर आपकी मिलिट्री पूरी यूज में आती है। ऑलराइट, तो आपको ध्यान देना है इसी चीज का कि आप सुपर पावर अंदर से बनेंगे, ना कि बाहर से। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए एक और छोटा सा आर्टिकल था, जस्टिस स्लो बट श्योर। देखिए, अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले एडिटोरियल में बात की थी कस्टोडियल डेथ्स के ऊपर और एनकाउंटर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है, एड ऑन आर्टिकल की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पे है ये। GS2 में ऑब्वियसली जुडिशरी, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, इन तीनों में ये जाएगा। देखिए इसका एनालिसिस देखिए, इसमें क्या हुआ है, जो आपने अभी देखा होगा कि 11 पुलिस वालों को सजा मिली है 1985 में। एक भरतपुर का जो राजा थे उस टाइम राजस्थान में, उनके मर्डर करने के लिए। उस टाइम उसको एज एन एनकाउंटर दिखाने की कोशिश की गई थी, बट इट वाज एक्चुअली अ क्राइम। तो 1985 में क्राइम हुआ था और सजा मिली है जाके 2020 में। तो इसका क्या मतलब है? न्याय में देरी न्याय के बराबर नहीं होता सरकार। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सीधे बात आ जाती जुडिशियल रिफॉर्म्स पे। जुडिशियल रिफॉर्म्स बात आ जाती कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि इस तरह के केसेस जल्दी डिसाइड हो सकें। ठीक है, देखिए, सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज द प्रॉब्लम। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में बहुत ज्यादा वैकेंसी है बहुत सारे स्टेट्स में, और उसको फुलफिल करने के लिए स्टेट्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की कमी है। ठीक है, सारे ही स्टेट्स में ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप सारे जजेस को देखें तो एक जो बेसिक जज, मुंसिफ, मैजिस्ट्रेट भी होता है, उनका भी जो एक पैकेज होता है दैट इज मच हाई। और एक एक जज जो बनता है उनको आपको प्रॉपर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर खर्च होता है, उनको घर देना, उनको सिक्योरिटी देना, प्लस कोर्ट्स बनाना। कोर्ट्स की अगर आप हालत देखें पूरे देश में सबऑर्डिनेट जुडिशरी की, तो बहुत ही खराब हालत है। छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें बहुत ही मतलब शोभा नहीं देते वो। ठीक है, एक जज के लिए जहाँ पे इस तरह के केसेस को सुनवाई हो, क्योंकि जुडिशरी आपका पूरा रिफ्लेक्शन होती है देश में न्याय का। तो अगर उसी की हालत इतनी खराब रहेगी तो आप आगे कैसे कुछ कर पाओगे? तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे बहुत ध्यान देना है, वैकेंसी ऑफ जजेस को फुलफिल करना है, जिसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और पैसा चाहिए। ठीक है, अब इसको भी आप रिलेट करिए पिछले आर्टिकल से। इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा कहां से आएगा? जब देश तरक्की करेगा। और देश कैसे तरक्की करेगा? जब हायर एजुकेशन में आप स्किल लेके आओगे। ठीक है, तभी तो आप सुपर पावर बनोगे, राइट? तो हर चीज एक दूसरे से देखिए लिंक होती है। ऑलराइट, और दूसरी चीज है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जो यहाँ पे देरी हुई है जस्टिस देने में, उसकी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि इतनी देर क्यों लगी। ठीक है, बाकी ये तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजंस थे कि कुछ कमियां हैं जजेस की, लेकिन तब भी 35 साल एक केस को डिसाइड में करना ये बहुत ही गलत है, और ये ऑलमोस्ट आर्टिकल 21 के खिलाफ जाएगा। ठीक है, राइट टू लाइफ है किसी को। ठीक है, जो इसमें पिटिशनर होंगे, जिनके किसी के ये फादर होंगे या किसी के ब्रदर होंगे जो मरे थे, तो उनका एक जो बेसिक राइट है कि इनको न्याय मिले। आपने 35 साल तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो वो अपनी जिंदगी में देख ही नहीं पाए जस्टिस होते हुए, तो एक तरह से उनका राइट टू लाइफ का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, और फ्री लीगल एड की जो बात थी, काफी लोग तो इसलिए नहीं ले पाते हैं न्याय क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते न्याय लेने का। फ्री लीगल एड आपको पता है कहाँ आता है? DPSP में आता है। किस आर्टिकल में आता है? कब आया था? कैसे आया था? ये आप लोग बताएंगे कहाँ? कमेंट्स में। ऑलराइट, तो फ्री लीगल एड से भी इसको रिलेट करिएगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, पेटिशनर होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो फ्री लीगल एड का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, तो आप पीछे से वाले से लिंक कर सकते हैं। ऑलराइट,
तो इतना ही था आई थिंक आज के लिए, और अब हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू एंड जय हिंद।